ठीक है। आज भारत के भूगोल में आपका क्लास 1 है और ये जीएस का क्लास है आप लोग की, और इसमें हम देखेंगे भारत की नदी प्रणाली या अपवाह तंत्र। भारत की नदी या अपवाह तंत्र। अब सबसे पहले आप लोग के दिमाग में ये आया होगा कि ये अपवाह तंत्र क्या होता है या नदी प्रणाली किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अपवाह तंत्र क्या होता है। तो देखिए, अपवाह तंत्र कुछ अलग नहीं है, उन नदियों का ही एक तंत्र होता है जिसमें जैसे एक मुख्य नदी आपकी होती है, मुख्य नदी, फिर मुख्य नदी की सहायक नदी होती है, सहायक नदी, फिर उपनदी, फिर इसके बाद आती है सरिताएं। इसी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र या नदी प्रणाली। आज हम लोग इसी के अध्ययन करेंगे और भारत के विभिन्न नदियों के बारे में जानेंगे, पूरे भारतवर्ष की नदियों के बारे में। तो इसी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अपवाह तंत्र या नदी प्रणाली, जिसमें मुख्य नदी, सहायक नदी, उपनदी और सरिताएं शामिल होती है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि ये मुख्य नदी क्या होती है, सहायक नदी क्या होती है, उपनदी क्या होती है और सरिताएं क्या होती है, देख लेते हैं। मुख्य नदी वह नदी होती है जो अपने किसी उद्गम स्थान से निकलकर एक निश्चित दूरी तय करती हुई समुद्र तक पहुंचती है। अर्थात ये अंतिम रूप से समुद्र में जाकर विलय होती है, ये कहलाती है मुख्य नदी। जैसे गंगा नदी हम ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे, ब्रह्मपुत्र को ले सकते हैं, सिंध को ले सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सारी नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इत्यादि। तो ये कहलाती है मुख्य नदी। मुख्य नदी, तो मुख्य नदी क्या होता है, वह नदी जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर, उद्गम स्थान आपका कुछ भी हो सकता है, पर्वत हो सकता है, झील हो सकती है, पहाड़ियाँ हो सकता है, वहाँ से निकलकर समुद्र तक अपने यात्रा को पूरी करती है, ये कहलाती है मुख्य नदी। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आता है आपकी सहायक नदी। सहायक नदी वह नदी जो अपने किसी स्थान से निकलकर और जाकर मुख्य नदी में मिलती है, वह कहलाती है सहायक नदी। जैसे यमुना नदी, सोन, कोसी, तुंगभद्रा, ये सब नदियां सहायक नदी है। ये अंतिम रूप से समुद्र में नहीं पहुंचती, किसी मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है, तो ये कहलाती है सहायक नदी। तीसरे पर आता है उपनदी, अर्थात वह नदी जो किसी सहायक नदी में जाकर मिलती है, इसको कहा जाता है उपनदी। जैसे आपकी राप्ती नदी एक उपनदी के उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो घाघरा या सरयू की सहायक नदी है, तो ये उपनदी है। तो उपनदी वह नदी होती है जो किसी सहायक नदी में जाकर मिलती है। जैसे यमुना की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, चंबल, धसान, केन, बेतवा, ये सब नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, जो उपनदी के उदाहरण प्रस्तुत करती है। चौथे पर आता है सरिताएं। ये छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर बहने वाले पतली पतली नदियां होती हैं। इनका
तो नाम तो नहीं दिया जाता है, स्थानीय स्तर पे जो नाम हो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये होती है सरिताएँ। सरिताएँ वो होती हैं जो किसी उप नदी में आकर मिलती है, इनको कहा जाता है सरिताएँ। इसी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि अपवाह तंत्र या नदी प्रणाली क्या होती है जी। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इसमें मुख्य नदी शामिल होती है। मुख्य नदी अर्थात वह नदी जो अपने उद्गम स्थान से निकलकर समुद्र तक की अपनी यात्रा पूरी करे। उसके बाद से सहायक नदी। सहायक नदी वह नदी जो मुख्य नदी में जाकर मिलती हो। फिर तीसरे पे आती है उपनदी। उपनदी वह नदी जो सहायक नदी में जाकर मिलती हो। फिर चौथे पे आते हैं सरिताएँ। सरिताएँ वह छोटे छोटे नदियाँ होती हैं जो उप नदी में आकर मिलती हैं। इसी को सम्मिलित रूप से अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इन नदी प्रणाली या अपवाह तंत्र से आपके परीक्षा में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नदियों से लगभग जो है हर वनडे एग्जाम में 1-2 प्रश्न जीएस के पार्ट में होते ही हैं। इसमें सबसे पहले नदियों के उद्गम के बारे में पूछा जाएगा, उद्गम स्थान के बारे में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद से प्रश्न आपका बनेगा उन पे जो परियोजनाएं होती हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा बहुत सारी नदियों पे परियोजनाएं चलती हैं, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर परियोजना, कोसी, बहुत सारी परियोजना है, फरक्का बैराग। फिर इनका जो है विलय पूछा जाता है, यानी मीटिंग पॉइंट कहाँ जाकर विलय हुआ। फिर इनसे जो है इनकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेषताएं जैसे आप लोग को पता होगा कि बिहार में बहने वाली नदी कोसी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। फिर सोन नदी है, उसकी भी कुछ अपनी चारित्रिक विशेषताएं हैं। झेलम नदी, चिनाब, बहुत सारी नदियां हैं जिसकी अपनी अपनी कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं। फिर इन नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हैं, इनसे बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। शहर बसे हैं, इनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इन नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे कुछ नदियों किनारे कुछ झीलें पाई जाती हैं। फिर कुछ नदियों की विशेषताएं होती है कि वो कुछ डेल्टा निर्माण करती है, कुछ एस्चुरी की निर्माण करती है। कुछ नदियों पे जलप्रपात, झरने इत्यादि पाए जाते हैं, तो उनसे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम भारत की नदियों की वर्गीकरण देखेंगे। भारत की नदियाँ, देखिए इनको, भारत की नदियों को सामान्यतः बहुत सारे भूगोलविदों ने जो है अलग अलग डिवीजन किया है, लेकिन सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा इसका वर्गीकरण किया गया है या दूसरे भाग में बांटा गया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों को फिर इसका डिवीजन किया गया है। कौन कौन से नदी प्रणाली आती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे सिंधु, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ,
और तीसरा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र। अब ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी वाही नदियाँ और दूसरा पश्चिमी वाही नदियाँ। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी वाही नदियाँ और पश्चिमी वाही नदियाँ। पश्चिमी वाही नदियाँ, तो ये नदियों की यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। हिमालय से पहला दो भागों में पहले बांटा गया, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंध है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ये अधिकतर मैदान का निर्माण करती है, मैदानी भागों में बहती है। और फिर उसके बाद से प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी वाही नदियाँ और पश्चिमी वाही नदियाँ। अब हम लोग देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों के में हमने बताया था, सबसे पहले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं सिंध व उसकी सहायक नदियाँ, ये हम कर लेते हैं। सिंध व उसकी सहायक नदियाँ। सबसे पहले इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैप के माध्यम से इस नदी प्रणाली सिंध और की नदियों के बारे में देखते हैं। मैप बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें सिंध और सहायक नदियों में सबसे पहले देखेंगे हम सिंध नदी। देखेंगे सिंध नदी। देखिए, सिंध नदी का सबसे पहले इसकी चारित्रिक विशेषता जानने से पहले हम देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ होता है। तो ये आपका तिब्बत प्रदेश है, हिमालय के बाहर तिब्बत प्रदेश है, अब चाइना का भाग है। यहीं पर तिब्बत प्रदेश में, यहीं पर कैलाश पर्वत के पास, यहाँ पर मानसरोवर झील है, जिसको शेरमुख भी कहा जाता है। ये है मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील है। इसी मानसरोवर झील से सिंध नदी का उद्गम होता है। क्योंकि ये कैलाश पर्वत पे है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत नीचे होगा, ये काफ़ी ऊंचाई पर है। सिंध नदी सबसे पहले कुछ तिब्बत में कुछ भाग बहती है इसका, तिब्बत में। इसके बाद से ये ट्रांस हिमालय में बहती हुई, अर्थात यहाँ पर लद्दाख और जास्कर दो श्रेणियों के बीच, ये लद्दाख श्रेणी है और ये है आपका जास्कर श्रेणी। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच बहती हुई, ये उत्तर पश्चिम की तरफ बहती हुई, ये कश्मीर में आती है। फिर यहाँ पर एक बूजी नामक स्थान पर, यहाँ पर एक बूजी स्थान है, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ा गार्ज बनाती है। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये गार्ज क्या होता है, तो जान लीजिए गार्ज वो होता है जिसको, जैसे ये नदियाँ हैं, चूँकि ये पूरी तरफ पर्वतों के बीच में बहती हैं नदियाँ,
ये नदियाँ बह रही हैं यहाँ पर। अचानक यहाँ पर खड्ड आता है, यहाँ खड्ड आता है, खड्ड में ये पानी गिरता है। पानी गिरने के बाद से ये भी आकार की घाटी बनाकर फिर पानी ऊपर आ जाता है। इसी को कहा जाता है गार्ज। दिख रहा है? देखिए बस के तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर आगे बढ़ती हुई बूजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा गार्ज बनाती है। अब आप लोग के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये गार्ज क्या होता है, तो मैं बता दूं कि चूँकि ये यहाँ पर सिंधु नदी पर्वतों के बीच में बहती है, ये पूरी तरह पर्वतीय भाग है। जैसे मान लीजिए कोई सिंधु नदी या कोई भी नदी का उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारी नदियाँ विश्व में गार्ज बनाती है। जैसे मान लीजिए ये पर्वतों के ऊपर ये पर्वतीय भाग में नदियाँ बह रही है, अचानक यहाँ पर खड्ड आ जाता है, तो खड्ड आएगा तो पानी क्या होगा, ये नीचे तरफ गिर जाएगा, नीचे की तरफ गिरता है। और फिर यहाँ से जो है फिर ये यहाँ पर एक बराबर पठार मिल जाता है, फिर पानी जो है गिर कर ऊपर आता है और फिर ये बहने लगता है, तो ये भी आकार की घाटी बन जाती है। इसी को कहा जाता है गार्ज। तो यहाँ पर आप लोग को ये फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है कि विश्व का सबसे बड़ा गार्ज ये सिंधु नदी ही यहाँ पर निर्माण करती है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर नंगा पर्वत के पास, नंगा पर्वत वही पर्वत है जहाँ से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, जहाँ से हिमालय पर्वत निकलता है, महान हिमालय, यहाँ से फिर ये दक्षिण दिशा में मुड़ती है और अंतिम रूप से पाकिस्तान के भूभाग में ये प्रवेश कर जाती है। फिर ये बहती हुई पाकिस्तान को सिंचित करती हुई अंत में आकर अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में ये गिर जाती है। तो ये हमारी सिंध नदी है। और सिंध नदी पे और फैक्ट है, कुछ और फैक्ट भी है। इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे भारत में बहने वाली जो पंचनद है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियां। फिर इसके अलावा इधर यहाँ पर बहुत सारे गिलगित, कुंभा, काबुल, श्योक, जास्कर, बहुत सारी नदियां आकर पाकिस्तान में इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपकी सिंध नदी है। सिंध नदी के बाद से सिंधु नदी, चूँकि सिंध की बहुत सारी नदियाँ भारत से बाहर भी बहती है, इस एरिया में बहती है यहाँ पर, लेकिन चूँकि ये हम लोग भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इन नदियों, भारतीय सीमा के बाहर इन नदियों का हम अध्ययन नहीं करेंगे। केवल भारतीय सीमा में ही बहने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे, या भारतीय सीमा से जिसका संबंध है उसी नदियों का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद से इसकी प्रमुख सहायक नदी है झेलम। फिर आता है इसकी सहायक नदियों में झेलम नदी। झेलम नदी का सबसे बड़ा पहले उद्गम देखते हैं। इसका उद्गम कश्मीर में वेरीनाग झरने के पास होता है। एक शेषनाग झील है वेरीनाग झरने के पास, वहीं से इसका उद्गम होता है। फिर एक कश्मीर में बहती हुई कुछ समय तक ये भारत और पाकिस्तान का सीमा पर बहती है। फिर ये आगे बढ़ती है। फिर हम यहीं तक इसको छोड़ देते हैं, फिर हम आगे बताएंगे झेलम नदी का क्या होता है। कुछ और फैक्ट हम जान लें झेलम नदी के बारे में। इसकी उद्गम वेरीनाग झरने से होती है। वेरीनाग झरने से निकलकर ये श्रीनगर होते हुए, जो श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है, होते हुए ये भारत पाकिस्तान की सीमा को कवर करती हुई आगे बढ़ती है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे विवादित नदी है। इसके अलावा डल और बुलर झील इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी किशन गंगा नदी है, जहाँ पर किशन गंगा प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, जो इस समय वर्तमान समय में भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का प्रमुख कारण बना हुआ है। अक्सर ये नदी अपने विवादों के कारण जानी जाती है। तो ये फिर अंततः जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और यहाँ पर एक झंग नामक एक जगह है, मैं लिख देता हूँ,
पाकिस्तान में पड़ता है। झंग एक जगह है, यहीं पर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये हो गई झेलम। इसके अलावा झेलम के बारे में और कुछ फैक्ट है, इस पर कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही है, जैसे उड़ी परियोजना, तुलबुल परियोजना इत्यादि। ये सब परियोजनाएं झेलम नदी पे चलाई जा रही है। यहाँ तक पहुँचती है झेलम नदी, यहाँ से चिनाब नदी में मिल जाती है। अब आते हैं चिनाब नदी। दूसरी इसकी सहायक नदी है चिनाब नदी। चिनाब, अब देखिए चिनाब का उद्गम कहाँ होता है? चिनाब का उद्गम यहाँ पर एक बारालाचा जगह है, मैं ये लिख दे रहा हूँ, ये बेरीनाग इसका उद्गम है। इसका उद्गम है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बारालाचा। चिनाब का उद्गम ये पीर पंजाल पहाड़ियों के बारालाचा झरने से होता है। और फिर जो है ये चिनाब नदी भारत में बहती हुई आगे बढ़ती है और अंततः यहाँ पर आकर पाकिस्तान के भूभाग में प्रवेश करती है। और फिर चिनाब नदी में इधर से झेलम नदी आकर मिल जाती है। किस स्थान पे मिलती है? झंग नामक स्थान पे। फिर इसके बाद से ये नदी आगे बढ़ती है। अभी मैं बताऊंगा एक नदी और आकर इसमें मिलती है। तो ये आपका चिनाब नदी है। चिनाब नदी के बारे में और कुछ फैक्ट है, जैसे इस पर कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये सब परियोजनाएं चिनाब नदी पे चलाई जा रही है। अब चिनाब के बाद आते हैं, तीसरी नदी आती है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम यहाँ हिमाचल प्रदेश के पास होता है, हिमाचल की पहाड़ियों से। एक स्थान है वहाँ पर जो सिपकिला दर्रे के पास पड़ता है, वहाँ से हिमाचल की पहाड़ियों से होता है। हिमाचल की पहाड़ियाँ आप लिख सकते हैं। हिमाचल की पहाड़ियों से होता है रावी नदी का उद्गम। और फिर ये हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती हुई है। और एक फैक्ट और मैं बता दूं कि यहाँ पर इसका उद्गम दो नदियों के बीच में होता है। दो नदी होती है, ये शुरू में दो नदी के रूप में बहती है। एक का नाम चंद्र है, एक का नाम भागा है। चंद्र और एक का नाम भागा होता है। इसी कारण इसका हिमाचल प्रदेश में इसको रावी नहीं, इसको चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ये हिमाचल प्रदेश में आकर एक नदी हो जाती है। जब एक सिंगल नदी हो जाती है तब इसका नाम होता है रावी। और एक और मैं बता दूं कि ये हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है रावी नदी। फिर ये बहती हुई भारत आगे बढ़ती है, भारत को सिंचित करती हुई अंततः जाकर जो चिनाब नदी आ रही है इसमें मिल जाती है। ठीक है, एक सिंधु सराय एक जगह है, वहाँ पर जाकर ये मिलती है। सिंधु सराह जगह पे स्थान पे मिल जाती है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और जाकर अंततः जो है एक मिठान कोट से पहले, ये पाकिस्तान में एक स्थान है मिठान कोट, इसी से जस्ट पहले ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और फिर इसके बाद से सिंधु नदी इन जलों को लेकर अरब सागर में आता है। अब सिंधु नदी हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया। सिंधु नदी की दो और सहायक नदियां हैं, हालांकि एक ही सहायक मानिए। एक है ब्यास और दूसरा है सतलज। अब इन नदियों के बारे में हम देखेंगे। उसके पहले रावी नदी के बारे में एक और फैक्ट मैं बता दूं। रावी नदी पे रणजीत सागर बांध या थीन बांध स्थित है। अब आते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम यहाँ पर ब्यास कुंड से होता है। एक ब्यास कुंड जगह है, वहीं से इसका उद्गम होता है। और ये चूँकि ये इन सभी नदियों में सबसे छोटी नदी है और ये पाकिस्तान के सीमा तक नहीं आती, अर्थात एकमात्र नदी है इन पंच नदियों में कि जो सिर्फ भारत में उद्गम होता है और सिर्फ भारत में ही बहता है।
तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका होता क्या है, ये कहाँ जाती है, तो कहीं और नहीं जाती, मानसरोवर झील के पास से राकस ताल के पास से, अर्थात इस छोर से सतलज नदी निकलती है। इसी सतलज नदी में आकर ये मिल जाती है। ठीक है, तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। उसका उद्गम स्थल ब्यास कुंड है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ब्यास कुंड। फिर ये हिमाचल प्रदेश पंजाब के भूभाग में बहती हुई यहाँ पर सतलज नदी में हरिके बैराज एक स्थान है। हरिके बैराज, इस स्थान पे आकर ये मिल जाती है। आप लोग अक्सर सुने होंगे हरिके बैराज प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, और एक अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हरिके बैराज किस नदी पे है। तो मैं बता दूं, सतलज और ब्यास नदी के संगम पे हरिके बैराज स्थित है। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों को सिंचित करती है। तो हरिके बैराज नामक स्थान पर मिल जाती है। इसके अलावा ब्यास नदी पे के कुछ और फैक्ट हैं, मैं बता देता हूँ। इस पे पुंग बांध स्थित है। तो ये आपका ब्यास नदी हो गया। ठीक है, अब आते हैं सतलज। नदी। देखिए, मैं अभी आपको बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, सतलज नदी, 3 नदियाँ ऐसी हैं भारत की जिनका उद्गम स्थान एक ही है। एक सिंधु, दूसरा सतलज, और तीसरा यहाँ से एक और नदी निकलती है। देखिए, सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है राकसताल से, लेकिन इस भाग से निकल रही है। सतलज नदी मानसरोवर झील के इस भाग से निकल रही है। यहीं पर सतलज नदी भी मानसरोवर झील के ही राकसताल से यहाँ से निकल रही है। यहाँ से एक नदी और निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है, लेकिन इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। हम लोग जब ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ से यहीं से मानसरोवर झील में राकसताल स्थित है। राकसताल, यहीं से सिंध नदी निकलती है। फिर कुछ तिब्बत में बहती हुई भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। यहाँ पर पंजाब में आती है। पंजाब में हरिके बैराज प्रोजेक्ट, जहाँ ब्यास नदी मिलती है, वहाँ पर स्थित है। फिर ये पंजाब को और कुछ राजस्थान के भूभाग को सिंचित करती हुई अंततः पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और फिर पाकिस्तान में ये सिंध नदी के पैरेलल बहती हुई ये आकर सिंध नदी में मिल जाती है। और सिंध नदी इन सभी नदियों को जल धोता हुआ अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा ये सतलज नदी को लेकर कुछ और फैक्ट हैं। इस पे कुछ बहुत प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, जैसे सरहिंद प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहीं पर सरहिंद परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके अलावा नाथपा झाकरी परियोजना, एक मानव निर्मित झील भी इस पर स्थित है, जिसको गोविंद सागर कहते हैं, गोविंद सागर झील। ये सब फैक्ट सतलज नदी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत के 2 प्रमुख औद्योगिक नगर, एक लुधियाना और फिरोजपुर नगर, इसी सतलज नदी पर स्थित है। तो ये सिंध और उसकी सहायक नदियां हैं। फिर एक बार जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं। सिंध नदी है, जिसका उद्गम यहाँ से मानसरोवर झील से होता है, पहले तिब्बत में, फिर जम्मू कश्मीर के भूभाग में बहती हुई यहाँ पर भूजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा गार्ज बनाती है। फिर नंगा पर्वत के पास से ये दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान के भूभाग में प्रवेश करती है। इस नदी सिंध नदी में यहाँ पर चिनाब नदी सिंधु सराय, यहाँ पर चिनाब नदी मिलता है। चिनाब नदी के बाद से फिर सतलज नदी आकर मिलती है
और इन जल को समाहित करता हुआ अरब सागर में गिर जाता है। फिर दूसरे पर आता है झेलम नदी। झेलम नदी वेरिनाग झरने से निकलती है। श्रीनगर इसी किनारे स्थित है। डल बुलर झील इसी किनारे स्थित है। ये भारत पाकिस्तान के सीमा को कवर करती है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर को यही नदी कवर करती है। अंततः झंग में आकर ये चिनाव नदी से मिल जाती है। फिर चिनाव नदी जो बारालाचा से निकलती है और ये आगे भारतीय सीमा में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर इस झेलम नदी के जल को समाहित कर सिंध में मिल जाती है। फिर इसके बाद से रावी है। रावी हिमाचल की पहाड़ियों से निकलती है, आकर ये भी चिनाव नदी में ही मिलती है। फिर ब्यास है जो ब्यास कुंड से निकलती है और आकर सतलज में मिलती है। ब्यास नदी एकमात्र नदी जो केवल भारतीय सीमा में ही बहती है। फिर सतलज नदी है जो मानसरोवर के राक्षसताल से निकलकर हिमालय की लगभग तीनों श्रेणियों को काटती हुई और आकर सिंध नदी में मिलती है और फिर ये सिंध नदी सबका जल लेकर अरब सागर में समाहित कर देती है। ठीक, तो ये आपका सिंध और उसकी सहायक नदियाँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गंगा और उसकी सहायक नदी।